गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे ज्योग्राफी का। और चैप्टर नंबर 1 जो है आपका ज्योग्राफी का वो है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। ओके, इसमें आप सबसे पहले रिसोर्सेज वाला सेक्शन पढ़ेंगे और इसमें आप जानेंगे व्हाट इज रिसोर्सेज, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज एंड देन इसके बारे में आप ये पढ़ेंगे कि इन रिसोर्सेज को में क्या डेवलपमेंट किए जा रहे हैं, फाइनली कि हम इन्हें कैसे यूज करें ताकि हमारी फ्यूचर जनरेशन तक ये रिसोर्सेज अवेलेबल हो सके। बिकॉज मोस्ट ऑफ द रिसोर्सेज जो हम आज के टाइम पे यूज कर रहे हैं आर नॉन रिन्यूएबल, यानी कि एक सर्टेन समय तक आते आते वो पूरी तरीके से एग्जॉस्ट कर जाएगी, हमारे फ्यूचर जनरेशन को नहीं मिल पाएगी। तो आइए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं रिसोर्स की डेफिनेशन कि रिसोर्स हम किसे कहेंगे। ओके, एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरमेंट विच कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई आवर नीड्स। ओके, मतलब कि कोई भी चीज जो भी चीज हम यूज कर रहे हैं जो कि हमारे एनवायरनमेंट में अवेलेबल हो और जिसको हम यूज करके हमारी जितनी भी नीड्स होती हैं, डेली रिक्वायरमेंट्स होती है, वो हम फुलफिल कर पाते हैं एंड विच इज टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, यानी कि हम उन रिसोर्सेज को टेक्नोलॉजिकली बेसिस पे हम उनको एक्सेस कर सकते हैं। क्योंकि ऐसे बहुत सारे रिसोर्सेज हैं जिनको आज तक हम एक्सेस नहीं कर पाए हैं। हमने क्लास 8 में इसका एग्जाम्पल पढ़ा था जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी मतलब कि ऐसी एनर्जी जो कि अर्थ के पास है, अर्थ के पास अपनी खुद की एनर्जी, उसको हम जियोथर्मल एनर्जी कहते हैं। बट ड्यू टू लैक ऑफ टेक्नोलॉजी हम उस टेक्नोलॉजी का प्रॉपर यूज नहीं करने की वजह से उस रिसोर्स का यूज नहीं कर पा रहे हैं। फिर इसके साथ साथ टेक्नोलॉजी एक्सेसिबल तो होना ही चाहिए, इकोनॉमिकली फिजिबल, यानी कि ज्यादा महंगी नहीं होनी चाहिए, हर कोई इसको अफोर्ड कर पाए एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल, और यानी कि हर कोई जो जितने भी हम इंसान हैं इसको एक्सेप्टेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी के फॉर्म में यूज कर सके। क्योंकि ऐसे बहुत सारे सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो कि बहुत ज्यादा हार्मफुल है हम ह्यूमन बींग्स के लिए, नेचर के लिए, तो ऐसे रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी हम यूज नहीं कर सकते हैं। एंड दिस काइंड ऑफ सोर्सेज विच वी कैन यूज टू सेटिस्फाई आवर नीड, टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल है, कल्चरली एक्सेप्टेबल है, इकोनॉमिकली, दिस ऑल काइंड ऑफ सोर्सेज आर कॉल्ड रिसोर्सेज। ओके, now the process of transformation of things available in our environment involves an interactive relationship between nature, technology and institution. Human beings interact with nature through technology and create institution to accelerate their economical development. अब जो भी हम प्रोसेस जिससे कि हम जो भी एनवायरनमेंट में जितनी भी चीजें मिलती है उसको जो हम ट्रांसफॉर्म करते हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो कि हमें नेचर से मिलती है, पर लेकिन हम उसमें टेक्नोलॉजी उसमें ऐड करके फिर उससे हम उन नेचुरल सोर्सेस और हमें टेक्नोलॉजी की हेल्प से हम उससे कोई नई चीज बनाते। फॉर एन एग्जाम्पल आयरन एंड स्टील। ओके, नेचर में आयरन ओर में जब नेचर फॉर्म में मिलता है दैट इज नॉट यूजेबल, बट विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी आज हम बड़ी से बड़ी मशीन्स, मशीनरीज, कार्स, एयरप्लेन्स सब कुछ हम बिल्ड कर पा रहे हैं। ओके, अब आपकी बुक में एक डायग्राम है ऑन पेज नंबर, जो फर्स्ट हमारे पहला चैप्टर जहां से स्टार्ट हो रहा है वहां पर एक ट्रायंगल बना हुआ है। ओके, ट्रायंगल इज अबाउट, बीच में ह्यूमन बीइंग है, फिजिकल एनवायरनमेंट विच इज टर्म्ड एज नेचर, और इसके इर्द गिर्द भी ह्यूमन बीइंग जो है टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं। इसके साथ साथ इंस्टीट्यूशन बिल्डअप, इंस्टीट्यूशन बिल्ड करना जो फैक्ट्रीज हो गई या हमारे जो ह्यूमन एनवायरनमेंट हो गया, लाइक वी आर बिल्डिंग स्कूल, कॉलेजेस, तो वहाँ पर अगर हम स्कूल और बिल्डिंग बनाने का उद्देश्य क्या है, क्योंकि वो भी एक रिसोर्स है। किस टाइप का रिसोर्स? जहाँ पे बच्चे जाके एजुकेशन ले सके। ओके, ह्यूमन बींग्स इंटरेक्ट विद नेचर। ह्यूमन बींग्स नेचर से कैसे इंटरेक्ट करते हैं, उससे कोई भी रिसोर्स को यूज करने के लिए विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। और उसके साथ साथ दे क्रिएट इंस्टीट्यूशन, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज बनाते हैं, इंस्टीट्यूशन बनाते हैं जहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है, और जिससे कि उसके बाद हमें जो आउटपुट प्रोडक्ट मिलता है। डू यू थिंक दैट रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर एंड एज इज एज्यूम्ड बाय मेनी? तो यहाँ पे आपकी बुक में क्वेश्चन पूछा गया है आपसे एज ए स्टूडेंट, क्या आपको लगता है कि नेचर से जो भी हमें मिल रही है दैट आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, आपकी क्या सोच है? वेल, अगर हम देखें तो दे आर नॉट।
Okay, resources are a function of human activities. Human beings themselves are essential components of resources. They transform material available in our environment into resources and use them. Okay, they are not resources are a function of human activities. हम जो जितनी भी हम ह्यूमन एक्टिविटीज जो हम फंक्शन कर पा रहे हैं आज अगर हम कर पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं रिसोर्सेज की वजह से है ना। आज हम अगर हम फॉर एग्जांपल ले लें एग्रीकल्चरल फील्ड पे चले जाएं हम, तो जब पुराने समय में जब इतनी ज़्यादा ट्रैक्टर टेक्नोलॉजी नहीं थी तो जो वर्क काम करने में जो मेहनत लगती थी ज़्यादा लगता था, लेबर वर्क ज़्यादा लगता था, समय ज़्यादा लगता था। आज टेक्नोलॉजी है तो हमारे पास हार्वेस्टर, थ्रेशर्स, दुनिया भर की मशीनें हैं, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स है, जिससे कि जो काम 10 से 15 दिन या 1 महीना लगता है वो विदिन 2 to 3 डेज में कंप्लीट हो जाता है। अब इसके आगे हम ये पढ़ेंगे कि रिसोर्सेज का क्लासिफिकेशन किन बेसिस पे किया जाता है। देयर आर बेसिकली 4 types of classification which is in your book. First one is on the basis of origin. Okay, either it is biotic or abiotic. उनका origin कैसा है, living thing है या non living thing है. Then on the basis of exhaustibility. ओके मतलब कि ये कभी ख़त्म होते हैं, रिन्यू होते हैं या नहीं होते, या एक बार हमने यूज़ कर लिया तो बस ख़त्म हो गए। फिर आता है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप कि बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जैसे कुछ इंडिविजुअल हम ओनर होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई किसान है और उसका बाग है या खेत है, वहाँ पे वो प्लांट्स ग्रो करा, विच इज़ ऑल्सो ए फॉर्म ऑफ रिसोर्स। हम देखें हमारे लिए फूड रिसोर्स के फॉर्म में है, तो वो उस पर्टिकुलर फार्मर का वो खुद का इंडिविजुअल रिसोर्स हो गया। कुछ ऐसे रिसोर्स होते हैं जो कि कम्युनिटी ओन करती है, जैसे लाइक कोई फैक्ट्री ओनर होता है जिसमें 5 से 6 जन है, कोई गांव में जैसे किसी ने कोई फैक्ट्री डाली, वो पूरी कम्युनिटी की होती है। फिर उसके साथ साथ कुछ होती हैं नेशनल एंड इंटरनेशनल। ये हम आगे और इसको ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे कि कुछ रिसोर्स जो कि नेशन की होती हैं। फॉर एग्जांपल कोल जो प्रोड्यूस होता है, आयरन, स्टील, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं नेशन जो है मिनरल्स को लीज पे वेरियस कंपनीज को देता है, और उसमें से भी उन पे यही रखता है डिमांड कि आप एनुअली आप इतना ही एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, यानी कि इतने ही कोर्स में से इतना ही आयरन, स्टील या कोल निकाल सकते हैं, और उसमें से इतना % आपको गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। जो हमारे इंटरनेशनल ट्रीटीज़ है डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ कि हमें इनके साथ बिजनेस करना है, हम अगर उनको कोल देंगे तो बदले में वो हमें कुछ और जो वहाँ जो इंडिया में अवेलेबल नहीं है फॉरेन कंट्रीज, वो हमें प्रोवाइड करेंगे। तो ये जो रिसोर्सेज होती है, जो जितने मिनरल्स आते हैं वो सब नेशन के रिसोर्सेज होते हैं। कुछ इंटरनेशनल रिसोर्सेज होते हैं लाइक ओशंस एरियाज जो होते हैं, तो वो कहीं ना कहीं ओशन एरियाज में बहुत सारी जगह पर माइंस होती हैं, पेट्रोलियम होता है, बहुत सारी रिसोर्सेज अवेलेबल होती है। तो वो इंटरनेशनल रिसोर्स ऐसे होते हैं कि वहाँ पर सभी देशों का उस पर्टिकुलर रीजन में आके वहाँ पे एक लिमिटेड जितना भी किसी देश को वहाँ से कोई भी सामान एक्सट्रैक्ट करने को दिया जाएगा, परमिशन होगी, वो वहाँ से उतना एक्सट्रैक्ट कर पाएगा। Okay, then on the basis of status of development, potential, develop stock and reserve. अब status of development मतलब कि आने वाले समय में हम उन रिसोर्सेज को कितना यूज कर सकते हैं, उनका स्टॉक है कि नहीं, ओके मतलब आगे जाके बचेंगे कि नहीं, ओके कितनी रिजर्व बची हुई हैं, मतलब कितना और बचा हुआ है, इन सब बेसिस पे क्लासीफाई किया जाता है। आपकी बुक में ऑन पेज नंबर फर्स्ट है फिगर 1.2 क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज गिवन है। रिसोर्सेज के यहाँ पे 2 टाइप्स में क्लासीफाई किया है, वन इज नेचुरल एंड अदर इज ह्यूमन। नेचुरल रिसोर्सेज में हमारे सारे जो भी उन्होंने डिस्कस करे रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल में भी 2 टाइप के क्लासिफिकेशन होते हैं, एक जो कंटिन्यूस फ्लो हो रहा है, मीन्स फॉर एन एग्जांपल हम वाटर या विंड का ले लेते तो वो कंटिन्यूस फ्लो होते रहते हैं, हर साल बारिश होती है वाटर वापस से रिन्यू हो जाता है। कुछ होते हैं बायोलॉजिकली रिन्यू होते हैं। देन बायोलॉजिकल रिन्यूअल में नेचुरल एंड वाइल्ड लाइफ 2 चीज़ हो गई। एक जो हमारा जो नेचुरल फॉर्म में जो हमारे फॉरेस्ट हैं वो बायोलॉजिकल प्रोसेस से न्यू प्लांट्स ग्रो होते रहते हैं, और वाइल्ड लाइफ जो हमारे वाइल्ड एनिमल्स हैं। ओके, अब नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में भी 2 टाइप के रिसोर्सेज, एक होता है रिसाइकल और एक होता है नॉन रिसाइकल। रिसाइकल में हम मेटल्स, बहुत एग्जांपल है, अगर आज अगर आयरन स्टील की कोई दूसरा ऑब्जेक्ट बना हुआ है तो कल जाके उसको रिसाइकल करके हम कोई दूसरा उसकी कोई दूसरी थिंग बना सकते हैं। वेयर एज नॉन रिसाइकेबल रिसोर्सेज में हमारे आ जाएंगे फॉसिल फ्यूल्स, LPG, CNGs, ये सब फॉसिल फ्यूल्स है, क्योंकि ये हमें लिमिटेड ही हैं, और ऐसे साइंटिस्टों का मानना है इन द नेक्स्ट 20 to 30 years दे विल बी एग्जॉस्टेड
fully from the earth. देन आते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज, जो स्ट्रक्चर्स इंस्टीट्यूशंस आपने बने हुए देखे हैं, हॉस्पिटल्स, रिसर्च सेंटर्स, एजुकेशनल बिल्डिंग। फिर उसके साथ साथ जो क्वांटिटी एंड क्वालिटी कैसी है, क्या इस क्वांटिटी में हम प्रोडक्शन कर रहे हैं और क्या उसकी क्वालिटी है। ओके, ना अब हम इनको ब्रीफ में पढ़ेंगे। जो हमने अभी क्लासिफिकेशन पढ़ा था कि रिसोर्सेज को किन बेसिस पे क्लासिफाई किया जाता है। सबसे पहला बेसिस आता है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, आइदर इट इज बायोटिक रिसोर्स और इट इज एबायोटिक। जब हम ओरिजिन के बेसिस पर क्लासिफाई करेंगे तो हम उसको बायोटिक और एबायोटिक फॉर्म में क्लासिफाई करेंगे। अब बायोटिक रिसोर्सेज जो कि हमें बायोस्फीयर यानी कि नेचुरली हमें हमारे एनवायरनमेंट में मिला है, तो वो ऐसे रिसोर्सेज को हम बोलते हैं बायोटिक रिसोर्सेज। इसमें फ्लोरा फोना यानी कि वाइल्ड लाइफ स्पीशीज, फॉरेस्ट, ये सब आ गए। फिशरीज यानी कि एक्वेटिक एनिमल्स, जितना भी लाइव स्टॉक मिल रहा है हमें, मतलब कि ऐसे एनिमल जिनका प्रोडक्ट हम कंज्यूम कर रहे हैं। ह्यूमन बींग्स, दीज आर नोन एज बायोटिक रिसोर्सेज। नाउ ये बायोटिक रिसोर्सेज यानी ऑल दोज थिंग्स विच आर कंपोज्ड ऑफ नॉन लिविंग थिंग, जितनी भी नॉन लिविंग थिंग विच आर विच आर available in the nature are known as abiotic resources. For an example, rocks हो गए, metals हो गए, these are example of abiotic resources. क्योंकि rock जो है नॉन लिविंग थिंग है but it is found naturally. Okay, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। Then on the basis of exhaustibility, okay, यानी कि किन बेसिस पे कि ये रिसोर्सेज कभी खत्म होगी या नहीं। सो सभी मतलब क्लास 6, 7, 8 से पढ़ते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में क्या अंतर होता है। रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज जो कि वापस से रिन्यू की जा सकती है, वापस से रिप्रोड्यूस की जाती है, और रिप्रोड्यूस करने में फिजिकल, केमिकल या मैकेनिकल प्रोसेस से अगर पॉसिबल है वो रिन्यू हो सकती है, तो ऐसे रिसोर्सेज को हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज कह सकते हैं। इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं सोलर एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी हो गया, दिस आर रिन्यूएबल रिसोर्सेज। वाटर एनर्जी हो गया, फॉरेस्ट हो गया, वाइल्ड हो गया, कि कहीं ना कहीं दे यूज टू रिन्यू। द रिन्यूएबल रिसोर्सेज कैन बी डिवाइडेड इनटू कंटिन्यूअस और फ्लो, विच इज, अब इसका फिगर आप देख सकते हो ऑन द फर्स्ट पेज ऑफ द चैप्टर 1, वहां पे उन्होंने टेबल बना रखा। देन आता है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अब नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज यानी कि ऐसे रिसोर्सेज जो कि किसी फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम में पूरी तरीके से एग्जॉस्ट कर जाएगी। आज के दौर में हमारी सबसे बड़ी चिंता की बात है, जो हम फॉसिल फ्यूल्स पे जितना हम ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं, वो कहीं ना कहीं एग्जांपल है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में, क्योंकि ये ऐसे रिसोर्सेज को मिलियंस ईयर्स लग जाते हैं, लाखों इनफैक्ट करोड़ों साल लग जाते हैं वापस से अपने उस स्टेट में आने के लिए। जो हमारा पेट्रोलियम, डीजल हम यूज़ कर रहे हैं आज, उसको बनने में कम से कम मिलियंस ऑफ ईयर्स, लाखों करोड़ों साल लगे होंगे, जब जाके आज हम उन रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं। तो ऐसे रिसोर्सेज फॉसिल फ्यूल्स हो गया, कोल हो गया, ओके। सम ऑफ द रिसोर्सेज लाइक मेटल आर रिसाइक्लेबल एंड सम फॉसिल फ्यूल्स कैन नॉट बी रिसाइकल एंड गेट एग्जॉस्टेड विद देयर यूज, ओके। अब फॉसिल फ्यूल्स मोस्टली दे आर एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज, ओके, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ओके, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप यानी कि मालिकाना हक, ओके। इसमें सबसे पहला आता है इंडिविजुअल रिसोर्सेज। यहाँ पर किसी पर्टिकुलर पर्सन का पूरा मालिकाना हक हो, ऐसे रिसोर्सेज को हम बोलते हैं इंडिविजुअल रिसोर्सेज, ओके। अब देयर आर मेनी फार्मर्स हु ओन land which is allotted to them by government against the payment of revenue. In villages, there are people with land ownership, but these people who are landless, urban people own plots, houses and other property. Plantation, pasture land, homes, water and wells, etc. are some examples of resources ownership by individual. Okay. अब जैसे कि लाइक फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे फार्मर्स करते हैं, वो अपने खेत खुद ओन करते हैं, तो वहाँ पे उनको खुद की प्राइवेटली ओन्ड रहेगी। सिटीज़ में हम अपने लिए घर खरीदते हैं, वहाँ पे हम लैंड भी खरीदते हैं, गवर्नमेंट से हम रजिस्टर कराते हैं, उसको गवर्नमेंट से हमें रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करवा के हमने लैंड खरीदते हैं, तो वहाँ पे हमारी खुद की ओनरशिप होती है। सो देयर आर वेरियस ऐसी चीज़ें हैं जो कि जहाँ पे हम अपने रिसोर्सेज को खुद ओन करते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने अपने घर खरीदा, ओके, उस घर में आपने गवर्नमेंट को कुछ फी पे करके रजिस्टर करके अपने आप को रजिस्टर करा, भले कि अपने दूसरे इंसान से खरीदा, पर लेकिन वहाँ पे आपके प्राइवेट इंडिविजुअल है। लैंड इज ऑल्सो टाइप ऑफ रिसोर्स। बहुत से इंसान लैंड इसलिए खरीदते हैं कि वहाँ पे फैक्ट्री सेटअप कर सकते हैं, बहुत से इंसान वहाँ पे लैंड इसलिए खरीदते हैं वहाँ पे घर बना सकते, ओके। नाउ कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज, जब कोई कम्युनिटी मिलके खरीदती है,
There are resources which are accessible to all members of a community. Village common, grazing ground, burial grounds, village ponds, etc. ओके, अब कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज यानी कि जहाँ पर पूरी कम्युनिटी का हक हो. फॉर एग्जाम्पल कोई विलेज में किसी गार्डन बनाया, सिटी में गार्डन, जहाँ पे कम्युनिटी, पूरी कम्युनिटी वहाँ की, उस पर्टिकुलर एरिया की जितनी भी कम्युनिटी वहाँ पे रह रहे हैं, वहाँ पे उस गार्डन को यूज़ कर सकते हैं. बरियल ग्राउंड हो गया, शमशान घाट हो गए. ग्रेसिंग ग्राउंड, विलेज एरिया में ग्रेसिंग ग्राउंड अलॉट किए जाते हैं जहाँ पे उस गांव के जितने भी जानवर होंगे, चाहे वो किसी प्राइवेट ओनर के हों या आवारा हों, वो जाके वहाँ पर ग्रेस कर सकते हैं. ओके, पब्लिक जो पब्लिक विलेज पॉन्ड होते हैं, विलेज में जब हम तालाब बनाते हैं जो जिससे कि विलेज में पानी की कमी ना आए, तो वहाँ पे पूरे विलेज पीपल जो है उस पॉन्ड को एक्सेस कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं. पब्लिक पार्क हो गए, पिकनिक स्पॉट्स हो गए, प्लेग्राउंड हो गए अर्बन एरियाज में. ओके, ये सारे हमारे कम्युनिटी ओन रिसोर्स में आते हैं. मतलब कि वहाँ पे पूरी एक कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज को यूज़ कर सकती है. Then comes the national resources. Technically all the resources belongs to the nation. अगर टेक्निकली हम देखें तो जितनी भी रिसोर्सेज हैं वो सब नेशन को ही बिलोंग करती है. द कंट्री हैज़ लीगल पावर टू एक्वायर इवन प्राइवेट प्रॉपर्टी फॉर पब्लिक गुड. और जो गवर्नमेंट का इतना हक है कि अगर उसको ऐसा लगता है कि दैट पर्टिकुलर लैंड एरिया और सम एरिया जो कि हमें गवर्नमेंट के काम आएगा, तो वो प्राइवेट ओनर से वापस भी ले सकती है. You might have seen roads, canal, railway being constructed on fields owned by some individual. इसका एग्जांपल आप देख सकते हो, जब भी रोड का चौड़ीकरण होता है स्पेशली ग्रामीण इलाकों में, तो जो गांव ग्रामीण इलाकों में जिनके खेत होते हैं उनका कुछ हिस्सा रोड में ले लिया जाता है. ओके, अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटीज गेट एम्पावर्ड बाय द गवर्नमेंट टू एक्वायर लैंड. और इसके लिए जो अथॉरिटीज होती है, लाइक अर्बन से सिटीज में जो रहती है अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी रहती है, उनके पास पूरी पावर रहती है कि गवर्नमेंट की पावर से वो अगर प्राइवेट एरिया ओन्ड एरिया को एक्वायर कर सकते हैं अगर ऐसा लगता है कि वहाँ पे गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स लाना है. ऑल द मिनरल वाटर्स, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, लैंड विद इन द पॉलिटिकल बाउंड्रीज एंड ओशियनिक एरिया कम अप टू 12 nautical miles, which means 22.2 km from the coast, termed as territorial water and resources therein belong to the nation. अब जितना भी मिनरल प्रेजेंट है किसी देश में, वो सब किसका होता है? नेशन का होता है. अगर हम वाटर बॉडीज या ओशियनिक बॉडीज में जाते हैं तो हमारे जो लैंड बाउंड्री से 22.2 किलोमीटर वाला जो एरिया है, वहाँ उस एरिया उस 22.2 किलोमीटर वाले एरिया में जितनी भी रिसोर्सेस होगी वो उस पर्टिकुलर नेशन की होगी. ओके, लैंड बाउंड्री से अगर हम तीनों तरफ से हम पानी से घिरे हुए हैं. ओके, ऑन द वेस्ट हम अरेबियन सी से, ऑन द ईस्ट हम बे ऑफ बंगाल से, और ऑन द साउथ हम इंडियन ओशन से हैं. तो अब हम किसी भी एरिया में चले, सपोज कीजिए हम कोस्टल एरिया से 22.2 किलोमीटर जो रेडियस है उसमें हम जितना भी हमारा रिसोर्सेस आएंगे, अगर समुद्र में कोई रिसोर्सेस अवेलेबल है तो वो उस हमारे पर्टिकुलर नेशन की होगी. इसीलिए अब बॉम्बे जो कॉस्ट है, बॉम्बे का जो कॉस्ट है, मुंबई का जो कॉस्ट है, मतलब कि समुद्री इलाका है, तो समुद्री इलाके में पेट्रोलियम है, तो वहाँ पे पूरा जो हक है वो इंडिया का है. रीज़न वही है कि वो उस जो ट्रीटीज़ हैं 12 नॉटिकल माइल्स यानी 22.2 किलोमीटर उसी के अंदर आता है, इसलिए हम वहाँ से पेट्रोलियम एक्सेस कर सकते हैं. फिर आता है कुछ इंटरनेशनल रिसोर्सेज. दे आर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन विच रेगुलेट सम रिसोर्सेज. The oceanic resources beyond 200 nautical miles of the exclusive economic zone belong to open ocean, and no individual country can utilize these without the concurrence of international institution. अब एक ऐसा जोन है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ओशियनिक रिसोर्सेज में, ओके, जहाँ पर उस पर्टिकुलर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का हक है. वहाँ से कोई भी कंट्री विदाउट द परमिशन उस पर्टिकुलर एरिया से कोई भी रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकती. रिसोर्सेज विच आर ऑन द बेसिस ऑफ द डेवलपमेंट. अब पोटेंशियल रिसोर्सेज क्या होती हैं? ऐसी रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन रीजन बट वी हैव नॉट बीन यूटिलाइज. कुछ ऐसी रिसोर्सेज होती हैं जो कि हमारे पास है, हमें पता है, पर लेकिन हम उसको यूटिलाइज नहीं कर सकते. उसका सबसे बढ़िया एग्जांपल मैंने आपको पहले ही दिया था, जियोथर्मल एनर्जी है. अर्थ की अपनी खुद की एनर्जी है, पर लेकिन हम उसे हार्नेस नहीं कर पाते, हम उसका एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं. अब इसी का एक और एग्जांपल यहाँ पे आपकी बुक में है, जैसे लाइक इंडिया का जो वेस्टर्न पार्ट है, स्पेशली द राजस्थान और गुजरात, वहाँ पे बहुत ही
एनॉर्मस पोटेंशियल है डेवलपमेंट का, स्पेशली फॉर द विंड एंड सोलर एनर्जी। वहाँ पे रेगिस्तान में बहुत तूफान आता है, विंड बहुत हाई स्पीड से चलती है, तो उस विंड एनर्जी को हम यूज़ कर सकते हैं, पर लेकिन आज के तारीख में हम उससे प्रॉपर तरीके से यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। आप वहाँ रेगिस्तान है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा धूप होती है, बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है, सोलर एनर्जी को हम बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं, बट लेकिन अभी तक हम वहाँ पर इतना ज़्यादा डेवलप नहीं कर पाए हैं कि हम उन एनर्जी को प्रॉपरली यूज़ कर सकें। फिर आता है डेवलप्ड resources which are surveyed and their quality and quantity have been determined for utilization. The development of resources depend on the technology and level of feasibility. अब developed resources मतलब ऐसे resources जिनका हमने प्रॉपर सर्वे भी कर लिया है, उनके हमने क्वालिटी और क्वांटिटी भी डिटरमाइन कर लिया और ये पता चल गया कि हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, तो ऐसे डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स डिपेंड्स पर, लेकिन ये ऐसे रिसोर्सेज किस पे डिपेंड करते हैं? टेक्नोलॉजी कि हम उसको टेक्नोलॉजिकली हम उनको फिजिबल कर पाएंगे कि नहीं, हम उसको यूज कर पाएंगे कि नहीं। फिर जो नेक्स्ट रिसोर्स आता है स्टॉक रिसोर्सेज of materials in the environment which have the potential to satisfy human needs but human being do not have appropriate technology to access this। ऐसे रिसोर्सेज जो कि बहुत ज़्यादा स्टॉक में अवेलेबल हो, पर लेकिन ह्यूमन बीइंग के सारे नीड्स भी सेटिस्फाई कर सके, ओके, पर लेकिन ड्यू टू लैक ऑफ टेक्नोलॉजी हम उनको प्रॉपर एक्सेस ही नहीं कर पा रहे, आर इंक्लूडेड इन स्टॉक एनर्जी। अब इसका एग्जांपल अगर इस बुक में है तो हमारा एग्जांपल है वाटर का, है ना। वाटर एक कंपाउंड है जो कि बना है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से, और हम सभी जानते हैं हाइड्रोजन जो है वो बहुत ही रिच सोर्स ऑफ एनर्जी है, उसको जो है फ्यूल हम बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, बट लेकिन हमारे पास ऐसी एडवांस टेक्निकल नॉलेज नहीं है जिससे कि हम इस हाइड्रोजन जो वाटर में अवेलेबल है, जो पानी जो कितना अबंडेंस रिसोर्स में अवेलेबल है, उस पानी से हम हाइड्रोजन को अलग करके हम इस पर्पस है या फिर एज एन एनर्जी के पर्पस में यूज़ कर सकें। फिर आता है रिजर्व, ओके। रिजर्व्स आर द सब्सट्रैक्ट ऑफ द स्टॉक विच कैन बी पुट इनटू यूज विद द हेल्प ऑफ एग्जिस्टिंग टेक्निकल नो हाउ बट देयर use has not been started. This can be used for meeting future requirements. River water can be used for generating hydroelectric power, but presently it is being utilized only to a limited extent. अब रिजर्व स्टॉक यानी कि ऐसे रिसोर्सेज जिन पर हम अगर टेक्निकल कुछ इम्प्लीमेंटेशन ला के हम उसको यूज़ कर सकते हैं, और बहुत सी जगह हम यूज़ भी करते हैं। आपने जो डैम्स देखे हैं, रिवर्स पे डैम्स कंस्ट्रक्ट किए गए हैं, वो इसलिए किए गए हैं क्योंकि वहाँ से हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हम जनरेट कर सके, पर लेकिन ऐसा बहुत कम रिवर्स पे ही है। ऐसा नहीं कि इंडिया के सारे रिवर्स पे डैम्स बने हुए हैं, ओके। हम उसको एक ग्रेट एक्सटेंट तक हम उसको यूज़ नहीं कर पा रहे, ओके। ये जो है बहुत ही लिमिटेड एक्सटेंट तक ही हम इस हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ कर पा रहे हैं। दस द वाटर इन द डैम्स फॉर द रिजर्व विच कैन बी यूज इन फ्यूचर। इस वजह से जितना ही पानी जो डैम्स में है या फॉरेस्ट में जितने रिसोर्सेज है वो एक रिजर्व रिसोर्सेज जिनको हम इन फ्यूचर हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ओके।